हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास और जो कि एनसीईआरटी बेस है और क्लास 6 to 12 तक की है और महेश कुमार वर्णवाल सर की है। इसका हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत का पहला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। हम आपको इस बुक में दिखा देना चाहेंगे। तो ये बुक है और आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार 6 to 12 सहित और विश्व इतिहास सहित महेश कुमार वर्णवाल एंड जगत पाल सिंह सर की है। और इसका हम आज शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास 3 भागों में है। हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत, इसके बाद मध्य भारत पढ़ेंगे और फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत का जो पहला चैप्टर यहाँ पे हमने मेंशन किया ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला सामान्य परिचय, इतिहास के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे और सिक्के पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे और प्रमुख अभिलेख व उनके शासक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 by 1 करके आपको सारे चैप्टर की वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। तो बने रहिएगा चैनल पे और तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सामान्य परिचय की बात करें अगर इतिहास में, तो इतिहास में सामान्य परिचय में कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास की अगर बात, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सामान्य परिचय की, तो इतिहास का सामान्य परिचय में इसकी परिभाषा दी गई एक छोटी सी कि किसी व्यक्ति समाज व देश से संबंधित, किसी व्यक्ति समाज व देश से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका कालक्रमिक क्रम जो होता है वह इतिहास कहलाता है। अगर हम इसी को और दूसरे शब्दों में बोलें तो किसी समाज की जो सामाजिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक जो परिवर्तन होते हैं किसी भी देश में, तो उनको उसी को बोलते हैं इतिहास। तो ये छोटा सा सामान्य परिचय था इतिहास के लिए। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पहले नंबर में हम बात करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। तो पुरातात्विक स्रोत किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश व स्थान के बारे में, अगर हमें कोई साक्ष्य जानकारी चाहिए या विश्लेषण करना है, तो अगर हमें उनके पुरातात्विक स्रोत मिल जाते हैं तो हमें उसकी जानकारी करने में आसानी होती। तो अगर इसको हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो किसी भी देश व स्थान के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि वो देश कैसा था और वह स्थान कैसा था। तो वो स्रोत होते कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे चार्ट में लिखे दे रहे हैं। भवन, स्मारक, अभिलेख, सिक्के आदि, ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टीले। टीले क्या होते हैं? तो टीले दोस्तों आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी धरती हो गई आपकी, और इसके ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है, इस भाग को उभरा हुआ भाग जो होता है इसी को कहते हैं टीला। टीला कहलाता है, ठीक है, टीला कहलाता है। अब जो इन टीलों के नीचे जो अवशेष मिलते हैं हमें, जो अवशेष मिलते हैं इन्हीं से जानकारी प्राप्त होती है कि उस स्थान के बारे में और उस देश के बारे में। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों से जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी विश्लेषण से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको उस अध्ययन को बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं और इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब किसी भी स्मारक या टीलों का जो ऐतिहासिक ज्ञान होता है या ऐतिहासिक विश्लेषण होता है, उसी को हम बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में
उत्खननों के बाद, पश्चिमोत्तर भारत में उत्खननों के बाद कुछ ऐसे नगर प्राप्त हुए जिनसे यह पता चलता है कि ये नगर 2500 ईसा पूर्व थे। 2500 ईसा पूर्व ये नगर थे। इसके बाद हम चौथे नंबर में अगर बात करें तो उत्खननों में हमें गंगा की घाटी में विकसित चौथे नंबर में अगर बात करें तो गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति, गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोग कैसे थे और कैसे घरों में रहते थे और कैसे औजारों का प्रयोग करते थे, कैसे हथियार प्रयोग करते थे और कैसे वह उनका रहन सहन था और कैसे वो मानदंड का प्रयोग करते थे। तो ये हमें चौथे नंबर की बात हो गई। ठीक है, गंगा की घाटी में जब उत्खनन किया गया था तब की बात है। फिर पाँचवें नंबर की अगर बात करें, पाँचवें नंबर में क्या है कि दक्षिण भारत के कुछ लोग दक्षिण भारत के जो लोग थे तो वो मृत शव में, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो जब मृत शव होता था तो उसको मतलब मृत शरीर के साथ उनकी ज़रूरत की वस्तुएं, औजार या मिट्टी के बर्तन या हथियारों को उन्हीं के साथ दफना देते थे और इसके बाद उसके ऊपर पत्थरों के घेरे लगवा देते थे। इन्हें बोलते थे महापाषाण या मेघनाद। इसको बोलते थे महापाषाण बोलते थे या मेघलिथ बोलते थे। छठवें नंबर की बात करें, छठवें नंबर में आप याद रखिएगा C14 में क्या था C14 में इससे क्या होता था कि जैसे अगर इसकी कमी है तो उससे यह पता लगाया जाता था कि जो प्राचीन समय की वस्तु जो होती थी उनका पता लगाया जाता था, उनका समय निर्धारण किया जाता था, उनका समय क्या था, समय काल, तो वह पता लगाया जा सकता था ये कार्बन 14 से के द्वारा। फिर क्या है, राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में माना जाता था। बात करें 7वें नंबर में, जो राजस्थान और कश्मीर, राजस्थान और कश्मीर, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ऐसे लिखते नहीं बन रहा। तो राजस्थान और कश्मीर में कृषि का जो प्रचलन था वो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। 8वें नंबर में बात करें तो पौधों के बारे में इसमें जानते थे, पौधों के बारे में, पौधों के बारे में। तो पौधों के बारे में क्या जानकारी मिलती थी, पौधों से ये जो पराग थे, परागों का विश्लेषण करते थे पौधों में और उसकी जलवायु या वनस्पति का पता लगाते थे, उसका इतिहास पता लगाते थे, जलवायु और वनस्पति का। ये लिख नहीं पाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। और अगर 9वें पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता था, पशुओं की हड्डियों से
पशुओं की हड्डियों से यह पता लगाया जाता था कि उनकी हड्डियाँ मतलब वह पशु पालतू हैं या उनको कैसे कार्यकाल में लाया गया। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण किया जाता था और परीक्षण से यह पता लगाते थे कि पशुओं के पालतू होने का और उनको कार्य में कैसे लाया जाता था, इसका पता लगाते थे। तो आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की बातें बताएंगे। आगे की बातों में हमें पढ़ना है सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में, शासक। तो आज की वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे घर में अभी कोई नहीं है बेबी को रखने के लिए, मम्मी थोड़ा सा बिजी हैं। तो इसके बाद हम कल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो।